Okay, good morning once again, students. Today we are going to start a subtopic of welded connection. Okay. Before going to start the today topic, we will just go to the previous video lecture. Video is about the welded connection. Yes or no? Then, how many the types of the welded? Fillet Three weld, types. butt weld, slot and plug weld, है ना? तो पर्टिकुलर आपका पोजीशन पेरेंट्स मेटेरियल जो मेंबर जो है उसको किस तरह ओरिएंटेशन में रखा है उसके अकॉर्डिंग मेटेरियल ये वेल्डिंग यूज करेंगे। फिर उसके बाद में फिलेट वेल्ड के बारे में डिफिनेशन बताया था कि क्या लेग साइज होती है, किसको रूट रूट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? देन फाइनल उसके बाद में टाइप्स ऑफ द फिलेट वेल्ड। फ्लैट वेल्ड कितने टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन दी टॉप सरफेस, है ना? तो अगर Yes. कॉनकेव डाउनवर्ड है तो इसको बोल देंगे डायरेक्टली कॉनकेव फ्लैट वेल्ड, और कॉन्वेक्स अपवर्ड की डायरेक्शन में मींस यहाँ से अगर मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ करूँ तो मोर देन इनफ जो मटेरियल अगर आप लगाते हो तो वो कॉन्वेक्स फ्लैट वेल्ड, और बिल्कुल एकदम स्ट्रेट अगर हाइपोटेन्यूस की तरह अगर यूज करते हो तो मीटर माइटर वेल्ड होगा। फिर उसके बाद में सबसे मोस्ट था अपना बट वेल्ड में मोस्टली कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बट वेल्ड थे? 7, है ना? और 7 के 7 जो डायग्राम है वो एग्जाम में आते भी हैं, और कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं बेस्ड ऑन दी शेप ऑफ दी पेरेंट मटेरियल, या फिर जो मेंबर जो है उसकी शेप जो है फेस टू फेस वो कैसी है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, वी शेप है उसका क्रॉस सेक्शन सिंगल भी हो सकता है डबल भी हो सकता है, और यू टाइप की शेप है तो यू, और सिंगल अगर वन फेस अगर बेवल है मींस इंक्लाइन तो उसको सिंगल बेवल बट जॉइंट बोलते हैं, और अगर सबसे लास्ट था अगर जे जॉइंट का भी आता है तो भी उसको कंसीडर करते हैं। ओके, फिर थर्ड टाइप का जो वेल्ड था, स्पेशल टाइप का वेल्ड है वो है स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड। तो स्लॉट का मतलब इंक्रीजिंग दी वेल्डिंग लेंथ, इफेक्टिव वेल्डिंग लेंथ इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? स्लॉट वेल्ड, है ना? ओके, अब आते हैं टुडे लेक्चर जो है उसकी आउटलाइन ये रहेगी। फर्स्ट, अब हमने नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड पढ़ लिया और मोस्टली वेल्डिंग जो प्रोसीजर होता है वो भी पढ़ लिया। अब आते हैं इनकी एज पर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ कंसर्न में कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। आप मतलब पर्टिकुलर मेंबर को ज्वाइन करने के लिए वेल्डिंग करने के लिए आपको क्या क्या मतलब प्रिकॉशन और क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो एज पर आईएस कोड दे आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वेल्डिंग। तो अगर आपका फिलेट वेल्ड है तो उसके लिए क्या लेना है मींस साइज ऑफ द वेल्ड, मतलब यू आर स्टार्टिंग दी, अगर आपका ये जो वेल्ड है इसकी साइज कितनी है, साइज होने के बाद में इसकी लेंथ कितनी है। फिर जिस तरह आरसीसी में आपने पढ़ा होगा इफेक्टिव लेंथ, तो इसमें वेल्ड में भी आता है भाई इफेक्टिव लेंथ कितनी है भाई पर्टिकुलर एलई की वैल्यू। देन बट जॉइंट में भाई नॉर्मली दोनों पेरेंट्स मटेरियल फेस टू फेस करते हैं, अब फुली पेनिट्रेट है या पार्सली पेनिट्रेट है उसके केस में इसकी थिकनेस कितनी लेंगे, साइज ऑफ वेल्ड क्या लेंगे। तो इन दोनों वेल्ड्स के लिए एज पर आईएस कोड ने बहुत सारी स्पेसिफिकेशन दिया है तो वो भी देखेंगे। सेकंड है जिस तरह अपन ने बोल्टेड कनेक्शन में पढ़ा था कि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन, अगर बियरिंग टाइप्स ऑफ बोल्ट है उसकी डिजाइन कैपेसिटी मींस उसकी डिजाइन कैपेसिटी आइदर इन द शियर कैपेसिटी और बियरिंग कैपेसिटी। तो ऐसे ही पर्टिकुलर फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड के लिए भी आपको डिजाइन स्ट्रेसेस फाइंड होनी चाहिए। मींस अगर मैं बोलूं जैसे एफ एफ मींस इसकी डिजाइन डिजाइन स्ट्रेस ऑफ द फिलेट वेल्ड आपको पता है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट दी लोड मींस आपके ऊपर लोड है, सॉरी जो मेंबर्स जो है उसमें पर्टिकुलर कितना लोड एक्सर्ट कर रहा है, और इन दोनों मेंबर को ऐड करने के लिए आपको कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द लेंथ। तो फोर्स डिवाइडेड बाय द डिजाइन फिलेट स्ट्रेस इक्वल टू आ जाएगा एरिया। इफ यू एरिया कैसे होगा कि पर्टिकुलर उस
वेल्डिंग का, फिलेट वेल्ड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, तो एरिया होता है उसका थिकनेस इनटू मल्टीप्लाई बाय उसकी इफेक्टिव लेंथ। ये आगे सब कुछ पढ़ेंगे अपन, मैं जस्ट एक जनरलाइज आइडिया दे रहा हूँ कि पर्टिकुलर अपने को डिजाइन स्ट्रेस जो है वो क्यों फाइंड आउट करनी है। ओके, ये भी आईएस कोड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, नॉर्मलाइज। देन बट वेल्ड के लिए क्या लेते हैं, फिर based on this specification and design stress we will also the solve a numerical problem। okay, तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है स्पेसिफिकेशन फॉर वेल्डिंग एज पर आईएस कोड 800 2007। तो सबसे पहला है आपका फिलेट वेल्ड। तो नॉर्मली फिलेट वेल्ड में सबसे पहले आता है साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड को डिनोट करते हैं एस। तो एक्चुअल में क्या होता है फिलेट वेल्ड में, मैंने बताया था मोस्टली दो सरफेसेस है वो परपेंडिकुलर मिलती है, फिर उसके बाद में मोस्टली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं फिलेट वेल्ड को। ये पोर्शन क्या होता है, कौन बताएगा, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, टॉय, टॉप। ओके, देन इस पोर्शन को रूट, रूट टू, और इसको क्या बोलते हैं, लेग साइज। तो साइज ऑफ फिलेट वेल्ड है वो है होती है आपकी लेग साइज। ओके ओके, देन इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड दोनों जो अगर मैं डिनोट कर रहा हूं ए बी एंड सी, देन फाइंड द मिनिमम डायमेंशन और लेंथ इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में मेरे को सबसे मिनिमम डायमेंशन कौन सी होगी, एस, ये वाली या ये वाली या ये वाली, और सेकंड एक ऑप्शन देखना, एक ऑप्शन और है कि यहां से मैं इसके परपेंडिकुलर डालूं और यहाँ पे इसके मर्ज करें, कौन सी सबसे मिनिमम डायमेंशन है, एडी, एडी। तो एडी जो है वो है आपकी मिनिमम लेंथ या साइज। ये जो मिनिमम जो साइज है इसको बोलते हैं इसकी थ्रॉट थिकनेस। थ्रॉट थिकनेस टीटी वो चीज है जहां पे वेल्ड जो है वो इफेक्टिवली रेजिस्ट करे। मींस अगर मैं वेल्ड की इस पर्टिकुलर फिलेट वेल्ड की साइज अगर एस लेता तो मींस कि वेल्ड यहां से भी फेल हो सकता है। मींस उसकी अगर मिनिमम जो डायमेंशन है अगर वो कंसीडर नहीं करेंगे डिजाइन पर्पज, तो ये जो वेल्ड नॉर्मली जो फिलेट वेल्ड है वो यहाँ से फेलियर हो सकता है। मींस यहाँ पे जो स्ट्रेसेस की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ओके, तो थ्रॉट थिकनेस जो टीटी जो है वो क्या है, इसकी मिनिमम थिकनेस। अब ये जो मिनिमम थिकनेस है थ्रॉट थिकनेस, इट इज द डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द टू सरफेस। ये जो एंगल जो है उस पे डिपेंड करता है, और इन दिस केस इक्वल टू 90 डिग्री। अब पर्टिकुलर आपको इस टीटी की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करो बाय द हेल्प ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। एबीसी से आप टीटी की वैल्यू फाइंड आउट करो, कौन बताएगा, बहुत इजी है। अरे ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, सिंपल प्रिंसिपल। टीटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ये 45, ये एस, मैं एस ये नहीं साइन, पूछ है, एस साइन थीटा, एस साइन थीटा या tan, एस कॉस थीटा। एस का अरे cos, ये cos, cos, इसका इसका जो ना बेस जो होता है वो ना एस कॉस थीटा में आता है, और cos, परपेंडिकुलर जो cos, होता है वो एस साइन थीटा आता है। अरे बहुत, आप तो यार
ट्राइंगल जो है वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री, तो s cos थीटा, s cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2। 1/√2, और 1/√2 अगर सॉल्व करोगे तो 0.7 टाइम्स 0 और एक 7 और आता है, तो लेट्स अज्यूम 0.7 टाइम्स ऑफ दी s। तो ये है आपकी क्या प्लॉट थिकनेस। ओके, अब आते हैं डायरेक्टली गो टू दी IS कोड। तो नॉर्मली थ्रॉट थिकनेस, हैव यू गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। ओके, तो इसमें देखो अब आते हैं अपन 10.5 वेल्स एंड वेल्डिंग। ओके, तो IS कोड में जो ये क्लॉज 10.5 पे ये जनरली डिफाइन करता है कि एक तो स्पेसिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, और सेकंड डिफाइन करता है डिजाइन स्ट्रेस इन दी वेल्ड। ये दोनों वेल्ड फिलेट और बट वेल्ड की स्ट्रेंथ बताता है। अब पर्टिकुलर देखो कि क्या क्या इसमें पर्टिकुलर क्लॉज जो है वो क्या डिफाइन करता है, तो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट है कि ये जो वेल्ड की जो नॉर्मली रिक्वायरमेंट्स, और अगर आपको कंफर्मेशन देना है कि वेदर दिस इज सुटेबल और नॉट, तो IS कोड 816 एंड IS कोड 9595। तो मोस्टली ये अपनी वेल्डिंग जो पर्पज होता है, मोस्टली मैकेनिकल जो स्टूडेंट्स है उनके लिए पर्पज में कि हाउ टू जो वेल्डिंग मटेरियल है वो कैसे सेलेक्ट करने हैं। लेकिन एज पर civil engineering students, for the designing of steel structure and connection, the welded connection, we are only interested in the design uh, value of the effective stress, slot thickness and the size of the weld. Okay, तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला है क्लॉज एंड रिटर्न्स। एंड रिटर्न्स का मतलब है कि जब आपका फिलेट वेल्ड जो है वो मोस्टली एंड जो रिटर्न्स है 10.5.12 है आई थिंक। तो जो एंड जो रिटर्न्स जो है ये बोल रहा है कि फॉर दी फिलेट वेल्ड यू कनेक्ट टू मेंबर, देन ये जो फिलेट वेल्ड है वो पर्टिकुलर एंड रिटर्न्स मतलब यहां से लेके यहां तक आना चाहिए, तब वो इफेक्टिव होगा। ओके, ये डायरेक्टली ऐसे शो नहीं करना है आपको। मींस अगर आपका इफेक्टिव जो फिलेट वेल्ड है वो डायरेक्टली यहाँ तक वेल एंड ओके, बट इट शुड बी एंड रिटर्न्स मतलब एंड में भी आना चाहिए, और ये एंड पे मिनिमम कितना आना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ दी साइज ऑफ वेल्ड। ध्यान रखना, साइज ऑफ वेल्ड अलग होती है और थ्रॉट थिकनेस अलग होती है। जब TT की बात आ रही है वो तो डिपेंडिंग ऑन दी फैक्टर K मल्टीप्लाई बाई S। अब जो ये फैक्टर जो K है 90 डिग्री के लिए अपन ने फाइंड आउट किया था 0.7, यस और नो? यस सर। तो यस सर। हाँ, तो ये जो थिकनेस है मतलब सॉरी ये जो लेंथ है ये L1, एंड टोटल इसमें ये भी क्या होना चाहिए, नॉट ग्रेटर नॉट लेस देन 2s, नॉट लेस देन 2s, 2s से कम नहीं होनी चाहिए। तो टोटल जो लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड है, लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड कितना हो जाएगा, L1 प्लस 2s प्लस 2s। तो ये 2s है, इसको बोलते हैं एंड रिटर्न्स। ओके, यस यस और सर। नो? ओके, सर। यस, इफ यू हैव डाउट। नो सर। ओके, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर पार्ट्स। इट डिस्टेंस ऑफ द नॉट लेस देन ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द वेल्ड। तो मतलब साइज ऑफ वेल्ड से 2 टाइम्स ऑफ द इससे कम नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं लैप जॉइंट। तो ये जो लैपिंग जो है वो पर्टिकुलर प्लेट का उसकी जो लेंथ है वो नॉट लेस देन दी 4 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट और 40 mm व्हिच इज द मोर। ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है क्लॉज जो है 10.5.23
ये 3 है ना, नहीं 10.5 1.2 1.2 और ये था 1.1। ओके, तो 1.2 ये डायरेक्टली शो कर रहा है कि आपका जो लैपिंग जो है डिस्टेंस, दो प्लेट्स को अगर लैप जॉइंट कंसीडर कर रहे हो, ये जो लैपिंग है इट शुड नॉट बी लेस देन 4 times of the thinner plate. If T1 and T2, then T2 is greater than T1, we consider T1 and or 40 mm. इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी वो वैल्यू कंसीडर करनी है फॉर लैपिंग डिस्टेंस। ओके, ये हो गया आपका 40 mm था और थिनर प्लाट की शुड नॉट बी लेस देन। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट इज द साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड। अब जो ये फिलेट वेल्ड है उसकी साइज ऑफ वेल्ड जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में साइज ऑफ फिलेट वेल्ड जो है, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड एस, अगर वो नॉर्मल कंडीशन मींस स्टैटिक और ग्रेजुअल लोडिंग है, नॉर्मल कंडीशन में इट दी इक्वल टू दी साइज ऑफ लेग साइज। जो ये जो लेग जो साइज होती है उसी को बोलते हैं साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। ओके, ये था नॉर्मल कंडीशन। और मोस्टली अपन फॉर दी कैलकुलेशन पर्पज और न्यूमेरिकल सॉल्व प्रॉब्लम के लिए अपन मोस्टली यही ना एस कंसीडर करेंगे। ओके, जब तक कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रखा हो तब तक अपन क्या कंसीडर करेंगे, नॉर्मल उसकी जो लेग साइज है विच इज इक्वल टू दी साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड एस। ओके, देन सेकंड क्लॉज ये बता रहा है कि फॉर द डीप पेनिट्रेशन वेल्ड्स, डीप पेनिट्रेशन का मींस है कि इफ यू वांट टू दी फिलेट वेल्ड इन डीपर लेंथ, मींस उसकी जो पर्टिकुलर जो डेप्थ है, मींस दो प्लेट को जब ज्वाइन कर रहे हो उसकी डेप्थ इंक्रीज करने के लिए depth of penetration beyond the root run is a minimum of the 2.5 mm. The size of the fillet weld should be taken as the minimum leg size plus 2.4 mm. कि अगर आपका ये पर्टिकुलर फिलेट वेल्ड की साइज जो है वो इस रूट से भी बियॉन्ड जाता है, नहीं इतना ऊपर होके उतने बाद लेके जा रहे हो, तो अब जो साइज जो है आपकी फिलेट वेल्ड की वो इंक्रीज हो जाएगी और वो इंक्रीज वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.4 mm ऐड करना है इसमें। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन के लिए है ना, अगर ये मेंशन कर रखी है तब आप कंसीडर करना है, रेदर देन आप नॉर्मली जो नॉर्मल कंडीशन में है उसकी जो लेग साइज है वही कंसीडर करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कमिंग टू दी अपोजिट पॉइंट, इफ द पेनिट्रेशन लेंथ इन पर्टिकुलर केसेस, और ये जो फिलेट वेल्ड जो है वो ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक का मतलब बाय द हेल्प ऑफ द मशीन्स। अब नॉर्मली हैंड जो वेल्डिंग जो होती है उसमें मैंने बताया था बाय द हेल्प ऑफ द रॉड, रॉड लेना पड़ता है, इलेक्ट्रिक आर्क में दो टर्मिनल आता है, तब उसके बीच में हीट और इग्निशन होता है, फ्लेम डेवलप होती है, तब अपन वो सारा मैनुअल वेल्डिंग है। अब ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है कि without using the rod, the material also preheated, means प्री हीट होने के बाद में वो इम्पैक्ट करता है और डायरेक्टली मटेरियल वहां पे जाके हिट करने के बाद में वहां बॉन्डिंग गेन कर लेता है। और ये इस कंडीशन में अगर उसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अगर एक्सेस टू दी 4.5 mm हो जाता है तो इस कंडीशन में साइज ऑफ वेल्ड जो है वो पर्टिकुलर कंसीडर करते हैं लेग साइज प्लस एक्चुअल पेनिट्रेशन। ओके, 10.5.2.2 इज इक्वल टू, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी साइज ऑफ वेल्ड की। नाउ कमिंग टू दी 2.3, 2.3 जो है क्लॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.3 डायरेक्टली आके आप 5.5 कर देना। 2.3 जो क्लॉज है वो डायरेक्टली डिनोट करता है फिलेट वेल्ड, जो फिलेट वेल्ड है उसकी मिनिमम साइज। मिनिमम साइज आपको 3 mm तो कंसीडर करना ही करना है। ओके, और ये जो मिनिमम साइज है 3 mm कंसीडर करने के लिए आपको दे रखी है टेबल नंबर 21 ऑफ IS कोड 800।
ओके, अब इस पर्टिकुलर में क्या क्या चीज है देखो, वैसे आईएस कोड में टेबल है, इफ यू वांट टू गो टू दिस, इट इज थोरली डिपेंडेंट ऑन द थिकनेस ऑफ प्लेट। जिस जिस पर्टिकुलर प्लेट की आप थिकनेस कंसीडर कर रहे हो, मींस जिन दो प्लेट को आप ज्वाइन कर रहे हो उसकी थिकनेस की बात कर रहे हैं, और इसमें भी कौन सी, थिनर प्लेट की थिकनेस। ओके, तो वी गो टू द टेबल नंबर, सॉरी इसमें थिकर थिकर पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जितना थिकर पार्ट कंसीडर करेंगे साइज ऑफ वेल्ड उतना ज्यादा होगा, है ना। तो टेबल नंबर 21 में देखो, द मिनिमम साइज ऑफ फर्स्ट रन और ऑफ ए सिंगल रन फिलेट वेल्ड। अब पर्टिकुलर देखना इस वर्ड का मीनिंग, एक तो सिंगल रन फिलेट वेल्ड, सिंगल रन फिलेट वेल्ड का मतलब आपने इलेक्ट्रिक आर्क से डायरेक्टली क्या किया, एक सिंगल आर्क लगा के, मींस एक बार ही आपने हैंड मूवमेंट की, ओके, उसके ऊपर ओवरलैप नहीं किया। अगर आपको ओवरलैपिंग करनी है, किस कंडीशन में करनी है, फॉर दी हायर थिकर प्लेट। थिकर प्लेट मींस उसमें ज्यादा प्लेट की थिकनेस आ जाए, फॉर द बियॉन्ड द 50 mm और 32 mm, देन we will consider to the two layer of the fillet weld. Okay, if the your thickness starting from 0 to 10 of thicker part means ये T1 और T2 है, तो अपन को T2 कंसीडर करना है, क्योंकि T2 इज ग्रेटर देन T1, 10 mm और 12 mm, तो 12 mm तक अपन को कंसीडर करना है। ओके, देन गो टू दी सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, मिनिमम साइज आपको एस कंसीडर करना है 3 mm। देन सेकंड पॉइंट, 10 टू अगर 20 होता है तो 5 mm, 0 टू अगर 10 है तो उसमें साइज ऑफ फिलेट वेल्ड है, size of fillet weld as equal to 3 mm. Okay, now coming to the 10 to 20, consider to the 5 mm, sorry 5 mm किस करना है, 10 to 20, then second slot है 20 to 32, we consider the 6 mm, 20 to 32 we consider 6 mm. If the beyond 32 mm and 50, there will be consider 8 mm for first strand and 10 for the minimum size of the weld. फर्स्ट रन और टोटल जो है फिलेट की, मतलब टोटल जो फिलेट साइज है वो 10 से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, टेबल नंबर 21 पता चल गया, यस और नो? यस सर। तो फर्स्ट देखो, साथ में देखो, 0 से 10 है तो कितना लेना है, 3 mm, है ना। और 10 से 20 मतलब 10 से 20 है तो 5 mm, और 20 से 32 है तो 6 mm, एंड बियॉन्ड 32 50 mm, then consider to 8 mm. okay, 8 mm for the first run. अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया आपका साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। अब सेकंड जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा, वो है आपकी इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। ओके, ये क्या होता है, ये होता है, ये जो फिलेट वेल्ड है उसमें जो टीटी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, इसका इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया मींस जो वेल्ड जो आपने प्रोवाइड किया है फिलेट का, ये मिनिमम एरिया है थ्रू आउट फिलेट वेल्ड, ये एस, ये एस। ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीटा, दोनों सरफेस की जो सरफेस की मर्जिंग सरफेस है उस दोनों के बीच में जो थीटा है
उसके अकॉर्डिंग जो टीटी है वो कैसे फाइंड आउट करता है, टी थ्रॉट थिकनेस इक्वल टू के टाइम्स ऑफ दी एस। एस तो क्या है, डायरेक्टली लेग साइज या फिलेट साइज। तो सबसे पहले आपको साइज ऑफ फिलेट वेल्ड बताया अभी तक। ओके, नाउ कमिंग टू दी सेकंड पॉइंट इज थ्रॉट थिकनेस, मींस इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस उसकी कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो टीटी की वैल्यू जो है नॉट लेस देन 3 mm, पहला क्लॉज, एंड इट इज नॉट greater than 2.7 times of the size of fillet weld. Okay, so TT mac can be represented as like this, 3 mm to 0.7 s. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay, now coming to the for the K value, we have another the table number 22 of the IS code 800/2007। ओके, तो इसमें टेबल में क्या है, सबसे पहला आपका एंगल। ओके, सबसे पहला है आपका एंगल, कि पर्टिकुलर एंगल कितना है उनके बीच में, इस एंगल के वैल्यू के। ओके, सबसे पहले अगर 60 to 90 डिग्री आता है, और फिर उसके बाद 91 डिग्री से आई थिंक 100 डिग्री, एंड 101 डिग्री से 105 नहीं सॉरी 6 डिग्री, 5 का ऐड करना है, 107 डिग्री टू दी 5 ऐड करो 130, देन 114 डिग्री टू दी 120 डिग्री। तो मतलब ध्यान देना, याद करने के लिए मैं बता देता हूँ, ये सरफेस है सबसे मिनिमम जो कौन है, मीन 60 डिग्री से कम लेसर वैल्यू दोनों अगर सरफेस मिलती है तो वहां फिलेट वेल्ड सुटेबल नहीं है। 60 डिग्री से ज्यादा और इसका 2 टाइम्स है 120 डिग्री। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट वैल्यू, के की वैल्यू सबसे पहले 60 से 90 डिग्री है, टेक 0.7 वैल्यू। नाउ कमिंग टू द माइनस करना है आपको 0.05, 65, 0.60, 0.55 एंड 0.50। ओके, बहुत सिंपल टेबल है, याद रखना है। 60 से 120 के बीच में है, 60 to 90 जब आता है 0.7 लेना है, फिर उसके बाद में 91 से 100, फिर 101 से 106 5 ऐड करना है, 107 से 113, 114 से डायरेक्टली 120, और वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली 0.05 क्या है, रिड्यूस हो रही है। 0.05 यहां से रिड्यूस करते रहो और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ओके, तो के की वैल्यू आप टेबल नंबर 22 से यू कैन इजिली फाइंड आउट। ओके, यस और नो? Yes, sir. Yes, ओके, sir. इसमें जो के की वैल्यू है वो स्पेशल सर्कमफेरेंस मींस जब आपको मेंशन करे, इट मे बी टेकन एज 1 टाइम्स ऑफ द एस। ओके, फॉर स्पेशल कंडीशन टीटी इक्वल टू 1s कंसीडर फॉर दिस वैल्यू। ओके, 1 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड, 1 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड। ये अगर स्पेशली मेंशन करे तब आपको कंसीडर करना है, बाकी नहीं कंसीडर करना है। ओके, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो अब आते हैं अपन पर्टिकुलर नेक्स्ट पॉइंट है, वो है इसकी इफेक्टिव लेंथ। अभी अपन पूरा थ्रू आउट फिलेट वेल्ड की स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद में बट वेल्ड की भी स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। आज के टाइम शायद तक मेरे को अभी अपन क्या करेंगे, फर्स्ट फिलेट वेल्ड की स्पेसिफिकेशन पढ़ लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी डिजाइन स्ट्रेस भी पढ़ लेंगे। ओके, फिर बट वेल्ड को थ्रू आउट अपन है ना उसकी स्पेसिफिकेशन फिर डिजाइन। अब आते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या आती है, फॉर द डिजाइनिंग पर्पज we will consider
only this length. कैसे? if the found the effective area cross section area of the fillet weld, यहां से ध्यान से देखना, फिलेट वेल्ड का अगर आपको इफेक्टिव एरिया फाइंड आउट करना है इक्वल टू थ्रॉट थिकनेस मल्टीप्लाई बाय द इफेक्टिव लेंथ। तो ये क्या है, सिर्फ डिजाइनिंग में है। ओके, ये सिर्फ डिजाइनिंग में है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है k टाइम्स ऑफ द s, बट एक्चुअल में अगर फिलेट वेल्ड करना है तो आपकी क्या लेनी पड़ेगी, आपको साइज ऑफ फिलेट वेल्ड लेनी पड़ेगी। ओके, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड निकालनी पड़ेगी, और साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कैसे निकाल सकते हो, थ्रॉट थिकनेस डिवाइडेड बाय के वैल्यू, सिंपल। अब आते हैं इफेक्टिव लेंथ पे। जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो क्या होती है, फॉर योर डिजाइनिंग पर्पज जो लेंथ कंसीडर करते हैं वो इफेक्टिव लेंथ होती है, बट एक्चुअल लेंथ should be effective length plus 2 times of the s। ये है आपका पर्टिकुलर लॉ कि 2 टाइम्स ऑफ द s और इफेक्टिव लेंथ। अगर मैं पूछूं कि फील्ड में अगर आपको लेंथ जो प्रोवाइड करनी है फिलेट लेंथ की, तो कितनी प्रोवाइड करोगे, इफेक्टिव लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ द s। ओके, और जब डिजाइनिंग पर्पज में या डिजाइन स्ट्रेस जब फाइंड आउट करेंगे उस टाइम आपको इफेक्टिव एरिया कितना लेना है, AE इक्वल टू TT मल्टीप्लाई बाई LE। ओके, यस और नो? Yes, sir. Yes. Okay, now coming to the another point is the intermittent welds। ये क्या होता है, ये जैसे आपकी पर्टिकुलर लेंथ है और इसको वेल्ड किया, अब अपन ने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया और एंड जो रिटर्न है वो तो 2s लेना ही लेना है, फिर इसके बाद में मैंने छोड़ दिया। आपने देखा होगा अगर बहुत बड़ी लेंथ है और उसको वेल्ड करना है तो कुछ लेंथ के बाद में फिर छोड़ दिया, फिर कुछ लेंथ के बाद में फिर छोड़ दिया, तो ऐसे किया, फिर उसके बाद में ये सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, यस और नो? तो इसकी जो मिनिमम जो है इट नॉट बी लेस देन 4s। ओके, इंटरमीडिएट जो वेल्ड की जो लेंथ है वो 4s से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जब फिलेट वेल्ड करने जाओ तो ये 4s से कम नहीं होना चाहिए वेल्ड। अगर 4s से कम हुआ तो ये इफेक्टिवली रजिस्ट नहीं करेगा फोर्स। ओके, देन सेकेंड पॉइंट है आपका द स्पेसिंग बिटवीन द इंटरमीडिएट वेल्ड P, वी कैन से पिच। इंटरमीडिएट वेल्ड की जो बीच में इंटरमीडिएट जो डिस्टेंस है P, इट should not be greater than 12 times of the T and 16 times of the T। 16 times for the tensile joint and 12 times for the compressive joint। ओके, 12 टाइम्स ऑफ दी थिकनेस कौन सी लेनी है, थिनर पार्ट। ओके, तो इससे ज्यादा इसकी क्या होनी चाहिए, इंटरमीडिएट डिस्टेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट जो क्लॉज था, के बारे में हो गया, फिर इफेक्टिव लेंथ के बारे में हो गया। इफेक्टिव लेंथ मोस्टली क्या है कि आप स्पेसिफिक साइज और थ्रॉट थिकनेस के लिए होता है, बट एक्चुअल वैल्यू में इसकी वैल्यू ड्राइंग पर्पज में जब आपको एक्चुअल में लिखना है तो प्लस उसके साथ में 2 टाइम्स ऑफ द वेल्ड, और इसकी इफेक्टिव लेंथ जो है वो कभी भी इफेक्टिव जो लेंथ है वो भी नॉट लेस देन बी 4 टाइम्स द s। मींस 4s से कम नहीं होनी चाहिए कोई भी लेंथ। सिर्फ एंड रिटर्न पे 2s 2s, तो 2s 2s दोनों एंड रिटर्न होंगे तो 4s हो गया। ओके,
इंटरमीडिएट लेंथ जो वेल्ड है वो भी 4s से कम नहीं होनी चाहिए, इफेक्टिव लेंथ है वो भी 4s से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, ये रहा नॉर्मली आपका इंटरमीडिएट वेल्ड्स का। ओके, नाउ कमिंग टू दी डिजाइन स्ट्रेस इन दी वेल्ड्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो ध्यान से। आज मैंने सिर्फ फिलेट वेल्ड के बारे में बता रहा हूं ना, डिजाइन स्ट्रेस इन फिलेट वेल्ड। सबसे पहले देखो, अभी तक जो पढ़ा है ना उसमें याद रखना, इसी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले ये जो लेग जो साइज होती है इसी को बोलते हैं साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। ओके, एस सबसे पहली बात। फिर फॉर द डिजाइनिंग पर्पज वी वांट ओनली कंसीडर दिस मिनिमम डायमेंशन व्हिच इज कॉल्ड इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, टीटी। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ये होती है टीटी इक्वल टू के टाइम एस। और मोस्टली अगर 90 डिग्री सरफेस है और 60 से है तो इसकी वैल्यू होती है 0.7। ओके, तो टीटी इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ द एस। ओके, साथ में अब कैलसी रखना है, इसके जस्ट बाद में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ओके, ये हो गया। अब ये जो लेंथ है ये वाला ध्यान से देखना, 3 डायमेंशनल में देखना। मैं थोड़ा सा एक डायग्राम 3 डायमेंशनल में बना रहा हूँ, इसमें ये। ओके, नाउ टू दी इफेक्टिव एरिया जो होता है इसका फिलेट वेल्ड का, वो क्या होता है? इफेक्टिव एरिया होता है ये। ओके, इन दोनों पॉइंट से एक तो इफेक्टिव लेंथ। ओके, इफेक्टिव लेंथ मतलब इस मेंबर की जितनी लेंथ है वो, और जो एक्चुअल में लेंथ प्रोवाइड करना है वो होती है एलई प्लस 2s। ओके, एक्चुअल लेंथ प्रोवाइड करनी है अपन को। अब इसकी थिकनेस है टीटी। ओके, ध्यान से देखना, ये बहुत बहुत कम बुक्स में होगा और समझ में आएगा। अब इस टीटी को मिला दो इससे। ओके, और ये एक आपकी बन गई है सरफेस। ओके, अब इसको मैं हल्का हल्का सरफेस बना रहा हूँ बाय हैचिंग से। ग्रीन कलर की जो हैचिंग है ये होता है आपका इफेक्टिव फिलेट वेल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, या एई। मींस वेल्ड आप फिलेट वेल्ड कर रहे हो, लेकिन कौन सा एरिया इसका इफेक्टिवली फोर्स रेजिस्ट कर रहा है या स्ट्रेसेस जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, वो होता है ये वाला एरिया। और इस एई को लिखा जाता है डायरेक्टली। एई कैसे होगा? इसकी एक डायमेंशन में हो गई टीटी, यस और नो? एक डायमेंशन क्या होगी इस वाले रेक्टेंगल में? एक डायमेंशन तो क्या है? टीटी। दूसरी डायमेंशन एलई। एलई। वेरी गुड। तो एलई मल्टीप्लाई बाई टीटी जो है वो है इसका इफेक्टिव एरिया। ओके, अब इफेक्टिव एरिया फाइंड आउट करने के बाद में एज पर आईएस कोड 800 2007 द डिजाइन स्ट्रेस in fillet weld equal to FWD. FWD equal to this directly showing as the FWN divided by gamma MW। हमेशा याद रखना जब डिजाइन आएगा तो डिजाइन लिखना है, ठीक है? ये डिजाइन स्ट्रेस है, ये इसकी नॉमिनल स्ट्रेस है, और ये है इसका पार्शियल
फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसमें IS कोड टेबल नंबर 5 में आपने ध्यान दिया होगा, फॉर दी वेल्ड देयर आर दी टू कंडीशन, सॉफ्ट वेल्ड एंड फील्ड वेल्ड। फील्ड वेल्ड। देन गामा MW फॉर सॉफ्ट कितना लेते हैं, कौन 1.2 बताएगा? 1.25 1.25। और फील्ड के लिए कितना लेते हैं, 1.25 या 1.5? सिर्फ सिर्फ बोल्ट क्या कहते हैं, सिर्फ वेल्ड में फिलेट और सॉरी सिर्फ वेल्ड में फील्ड और सॉप के केस में पार्सल ऑफ फैक्टर सेफ्टी चेंज होता है, बोल्ट में दोनों सेम रहता है, ये बात याद रखना। यस सर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि फॉर दी सॉफ्ट वेल्डिंग वी आर हैव दी controlled environment, means controlled exposure of the welding, but in the field there are the number of the factors, they are either the humidity, either the temperature and wind, तो उसके वजह से आपकी जो डिजाइन स्ट्रेस है वेल्ड की वो रिड्यूस होती है ना, फैक्टर ज्यादा से डिवाइड कर रहे हैं तो रिड्यूस होती है। ओके, नाउ कमिंग टू दी नॉमिनल स्ट्रेस डिजाइन, नॉमिनल स्ट्रेस FW इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई √3। ये ध्यान रखना, ये होता है इसकी सियरिंग रेजिस्टेंस। ओके, अगर पूछ भी ले फिलेट वेल्ड में या वेल्डिंग जो है वो डायरेक्टली सियरिंग रेजिस्टेंस देता है, ये सियरिंग स्ट्रेस के वजह से इसके अंदर फैक्टर लगता है √3 का। जहां जहां पे सियर स्ट्रेस आपने देखा होगा VDSB, डायरेक्टली कैसे लिखते हो, FU डिवाइडेड बाई √3 गामा मल्टीप्लाई बाई गामा MB। तो ये जो अल्टीमेट स्ट्रेस को सियरिंग स्ट्रेस में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय फैक्टर √3 लगता है। और ये जो फैक्टर √3 है वो क्यों लगता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी वन ऑफ द फेमस थ्योरी ऑफ फेलियर जो है वो है कौन सी, वॉन हेंकी या फिर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। जो स्ट्रेन एनर्जी सबसे लास्ट वाली जो थ्योरी ऑफ फेलियर आपने पढ़ा होगा सोम में, उसमें सबसे लास्ट जो थ्योरी है उसमें ये डायरेक्टली शो कर रखा है कि अगर अल्टीमेट स्ट्रेस है और उसको सियरिंग स्ट्रेस में फेल हो रहा है यूनिएक्सियल में, तो उसकी जो डिजाइन जो स्ट्रेस होगी FU डिवाइडेड बाई √3। ओके, ये इंटरव्यू में या फिर बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होता है, बहुत कम जनों को पता होता है, इवन टीचर्स को भी नहीं पता होता है ये। तो मोस्टली ये पर्टिकुलर रीजन पूछा जाता है अगर कोई इंटेलेक्चुअल, अगर आपका प्रोफेसर या फिर कोई भी एक्सटर्नल जो भी आपका एग्जामिनर होगा वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डायरेक्टली आप कंक्लूड कर सकते हैं डिजाइन स्ट्रेस इन दी फिलेट FW इक्वल टू FU डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई गामा MW। ओके, यस सर। अगर आपसे पूछूं डिजाइन फोर्स निकालना हो तो डिजाइन फोर्स FWB इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द वेल्ड। एरिया ऑफ द वेल्ड अपन ने जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में किया था, AE। ओके, तो ये है आपका डिजाइन फोर्स, और डिजाइन जो फोर्स है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दी एक्सटर्नल फोर्स, है ना। अगर एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा ही अगर अपना डिजाइन फोर्स है इट इज दी सेफर साइड, और जो कनेक्शन जो है वो मे बी ट्रांसफर फॉर बेटर पे, है ना। ओके, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब इसमें एक्चुअल में कुछ प्रिकॉशन जो है इसमें फिलेट वेल्ड में, वो प्रिकॉशन में एक बार देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ इसके कंसीडर, और नेक्स्ट क्लास में अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे। अभी आज तो क्लास में नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको फॉर्मूला याद करने में भी टाइम लगेगा और क्लॉज जो है वो भी याद करने में टाइम लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट जो आते हैं वो है आपका कुछ प्रोविजंस है फॉर दी
स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द फिलेट वेल्ड, वो प्रोविजन है क्या, स्पेसिफिक डायग्राम है, इसमें ध्यान देना, डायग्राम 17 और 18, फिगर 17 और फिगर 18। फिगर 17 जो है वो कंसीडर कर रहा है इफ यू हैव ए रोल्ड सेक्शन। रोल्ड सेक्शन में क्या होता है, ये रूट्स होती है कि नहीं, कैम्फर्ट होता है ना, और यू हैव अनदर मेंबर इज योर स्क्वायर मेंबर, देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ वेल्ड। जो साइज ऑफ वेल्ड है या पर्टिकुलर जो कि इतनी थिकनेस तक तो आपको वेल्ड करना ही करना है। ओके, इसके लिए फर्स्ट है, अगर ये है आपका रोल्ड सेक्शन, रोल्ड सेक्शन मींस एंगल, आई सेक्शन, ये सारे रोलर से बनते हैं ना, इनके मैन्युफैक्चरिंग बताया था ना, चैनल सेक्शन। यस सर। ओके, और तो इनकी एजेस जो होती है कुछ इस टाइप की होती है। तो इसकी अगर थिकनेस टी है तो साइज ऑफ द वेल्ड शुड बी मिनिमम, मीन इट नॉट लेस देन थिकनेस माइनस 1.5 mm, इससे कम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट होनी चाहिए, है ना। इसके बियॉन्ड आप जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअल में ये मैंने क्यों बताया, ये मान लो 90 डिग्री एंगल पे, फिर अपन ने थ्रॉट थिकनेस तो निकाल दी 0.7 टाइम्स ऑफ दी एस। अब जो ये एस की जो वैल्यू है, आप क्या कंसीडर कर रहे हो, इसकी थिकनेस, ये मान लो थिकनेस थी आपकी 10 mm, अब 10 mm है तो इसकी थिकनेस आई है, मतलब साइज ऑफ वेल्ड आई थी, मैंने बताया था ना 0 से 10 अगर प्लेट है तो उसकी साइज ऑफ वेल्ड कितना लेना है आपको, 3 mm, है ना, टेबल नंबर 21 ऑफ IS कोड। तो ये आ गई 3 mm, बट इन दी स्पेशल प्रोविजन दे रखा है फॉर द रोल्ड सेक्शन कि जो एस साइज है नॉट लेस देन एटलीस्ट टी माइनस 1.5, और इसकी थिकनेस जो थी वो थी 5 mm। तो अब साइज ऑफ वेल्ड कितनी आई है, 3.5 mm। ओके, और टेबल नंबर 21 से कितनी आई थी, 3 mm। तो अपन को कंसीडर क्या करना है कि मिनिमम क्या बोला इसने, एटलीस्ट टी माइनस 1.5, तो 3.5 mm होगी आपकी साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। ओके, पहला डायग्राम क्लियर। सर एक बार फिर से रिपीट करना। देखो, इन दी रोल्ड सेक्शन, रोल्ड सेक्शन मींस ये जैसे एंगल ही बना दो, ठीक है, रोल्ड सेक्शन का आपको वेल्ड करना है। ओके, ये मैंने यहाँ पे मेरे को वेल्ड करना है, वेल्ड करने के लिए मैंने ये फिलेट वेल्ड लिया और इसकी साइज है एस। ओके, तो एज पर IS कोड स्पेसिफिकेशन फॉर दी रोल्ड सेक्शन कनेक्शन, द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड एट लीस्ट मींस इससे कम तो होना नहीं चाहिए, और इससे ज्यादा आप करो तो वेल एंड गुड है। टी थिकनेस ऑफ द रोल्ड सेक्शन माइनस 1.5 mm, मतलब आपको इस थिकनेस में से 1.5 mm हटाना है, और इतनी साइज ऑफ फिलेट वेल्ड होनी चाहिए। ओके, ये इसके बारे में बता रहा है। बट जो टेबल नंबर 21 था उसमें मैंने आपको बताया था कि थिकनेस अगर 0 से 10 है तो उसके लिए कितना लेते हैं, 3 mm। अब ये एग्जांपल मैंने बताया था, अगर आपकी थिकनेस 10 mm है इसकी रोल सेक्शन की, तो साइज ऑफ वेल्ड जो आएगा वो 3 mm होगा एज पर टेबल नंबर 21। बट फॉर द स्पेसिफिक स्पेशल कनेक्शन फॉर द रोल्ड सेक्शन, द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या है कि T माइनस 1.5 mm। इसका डायरेक्टली मीनिंग है ये कि आपको रोल्ड सेक्शन जब वेल्ड करो तो साइज ऑफ फिलेट वेल्ड है वो हमेशा निकालना है थिकनेस माइनस 1.5 mm। ओके, यस सर। आगे समझ में, यस सर, क्लियर। Yes, sir. ओके, यस,
Yes, sir. ओके, देन सेकंड जो है वो है सेकंड जो है क्लॉज, वो है आपका फॉर द स्क्वायर सेक्शन। इसमें अगर आपको वेल्ड करना है, फिलेट वेल्ड, तो साइज ऑफ जो वेल्ड है एस, इसकी थिकनेस टी, इसकी थिकनेस टी, तो पर्टिकुलर इसमें थिकनेस जो होगी टी कैपिटल, वो होगी कितना, 3/4। आई थिंक मैंने शायद से गलत बता दिया है। 1.5 mm आपको स्क्वायर में रिड्यूस करना है। ओके ओके, सॉरी, इसको थोड़ा करेक्शन कर लो। फॉर द स्क्वायर सेक्शन, बिकॉज आई एम कंसीडर फर्स्ट स्क्वायर सेक्शन। देखो फर्स्ट इस वाले पॉइंट को वापस मार्क करते हैं ना, इस वाले पॉइंट को वापस मार्क करते हैं। एक्चुअल में आई एम फॉरगेटिंग द स्क्वायर सेक्शन पर्टिकुलर। ओके, वापस देखो इसको। फॉर द रोल्ड सेक्शन, for the roll section, the minimum size of the weld S should not be less than 3/4 times of the T. T is the thickness of the roll. Okay? इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना है ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अब ध्यान से देखना, रोल सेक्शन के लिए कितना होता है, 3/4 टाइम्स ऑफ द टी, क्योंकि एक्चुअल में रोल सेक्शन में वहां थिकनेस मतलब ऐसे जस्ट एजेस पे ना रोल टाइप का होता है, मतलब कर्व टाइप का होगा, तो थिकनेस माइनस नहीं होगी। बट इन केस ऑफ द स्ट्रेट स्क्वायर सेक्शन के लिए एक्चुअल में 1.5 था थिकनेस, और ये इसकी साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, और ये जो साइज ऑफ फिलेट वेल्ड है उसमें एटलीस्ट थिकनेस माइनस 1.5 mm। ओके Yes, Okay. sir. ओके, ये रहा स्क्वायर के लिए। मैं थोड़ा सा ये इसमें कंफ्यूजन हो गया था कि स्क्वायर के लिए आपको 1.5 माइनस करना है, और रोल्ड सेक्शन के लिए डायरेक्टली अगर माइनस करोगे तो 1/4 टी, या फिर डायरेक्टली साइज लोगे तो 3/4 टी। अगर माइनस वाला याद रखना है तो डायरेक्टली 1.5 mm माइनस करते किसमें, स्क्वायर सेक्शन में, और रोल्ड सेक्शन में आप माइनस करना है 1/4 टी। ओके, सब उसके बाद है 18 नंबर वाला जो डायग्राम है वो बताते हैं फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ द कनेक्शन, फॉर साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड और ओरिएंटेशन ऑफ द फिलेट वेल्ड, वो कैसे रखना है कि हमेशा याद रखना, जब एस टू एस और इन दोनों को सरफेस जब मिलाते हैं, जैसे अगर मैं डायग्राम में बताऊं कि जब आपको इस पर्टिकुलर मेंबर को कनेक्ट करना है, इसके ऊपर मेंबर को, ओके, देन सबसे पहले यहां से यहां तक जो आपने वेल्ड किया है उस दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाओ। ठीक है, अब जो इस पे जो वेल्ड जो आप कर रहे हो फिलेट वेल्ड, वो हमेशा इससे ऊपर ही होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। मींस कहने का मतलब है कि ये वाली लाइन जो है इसकी थ्रॉट थिकनेस को इन्फ्लुएंस करती है ना। अगर आपने इससे कम कर दिया वेल्ड, इस टाइप की सरफेस का आपने वेल्ड कर दिया, तो अनडिजायरेबल होगा। मींस वो पर्टिकुलर जब आपका फेल मतलब जैसे लोड एक्सर्ट होगा या फिर इफेक्टिव जो एरिया होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इस चीज से फिगर से होगा कैसे, फर्स्ट इस वाली लाइन से अबो वेल्ड है, इट्स डिजायरेबल, और इससे बियॉन्ड भी है तो एक्सेप्टेबल, बिकॉज दी फुल थ्रॉट थिकनेस गेन कर रहा है यहां से यहां। अब इस वाले फिगर में एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं बता देता हूं कि सबसे लास्ट वाला जो एग्जांपल था वो इस तरह था कि ये थिकनेस, और इसके ऊपर आपको ऐड करना है ये वाली प्लेट। ओके,
नाउ कमिंग टू दी, आपने क्या किया, ये तो थी इसकी थ्रॉट जो थिकनेस है उस वाली लाइन को, है ना, बट यू प्रोवाइड दी वेल्ड लाइक दिस, ध्यान से देखना। तो मतलब इसका जो थ्रॉट थिकनेस इन्फ्लुएंस हो रही है कि नहीं हो रही, यस और नो? यस सर। जब अपन ने थ्रॉट थिकनेस कैलकुलेट किया तो इससे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया था, बट यू प्रोवाइड ओनली दिस पोर्शन ऑफ द वेल्ड, मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड कर रहे हो और इतना डाउनवर्ड कर रहे हो कि उसकी थ्रॉट थिकनेस गेन नहीं हो रही है, मींस टीटी की वैल्यू भी नहीं हो रही है, तो वो अनडिजायरेबल और उसको कंसीडर नहीं करेंगे फॉर दी फिलेट वेल्ड। ओके, यस सर। तो फिलेट वेल्ड की स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन स्ट्रेस है वो आज के लेक्चर में अपन ने कवर कर लिए हैं, और नेक्स्ट जो अपन क्लास पढ़ेंगे उसमें एक तो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बट वेल्ड की स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन स्ट्रेस पढ़ेंगे। ओके, Yes, sir. यस सर। okay, now you can if you have doubt then you are